हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। फर्स्ट यूनिट कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने कवर की है बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो जैसे आपको यहाँ पर फिगर दिख रही है, फिगर के अंदर आपको जो मिक्सचर दिख रहा है और इससे जो निकल रहा है इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के अंदर सब चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, वाटर। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। अब सबसे पहला था प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग प्लास्टिक स्टेज, यानी कि जब हमने कंक्रीट को तैयार किया है, बनाया है, अभी वो गीला है, तो इस टाइम पर क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है कंक्रीट की, जो कि हम सब कवर कर चुके हैं। तो देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तब कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं कंक्रीट के अंदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में क्या रहती है? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहला हमने वर्केबिलिटी पढ़ लिया था, यानी कि वर्केबिलिटी जैसे नाम में ही लिखा है वर्क एबिलिटी, यानी कि काम करने की क्षमता, कुछ भी काम करने का तरीका अगर वो आसान है तो कंक्रीट हमारा वर्केबल है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे प्रॉपर टाइम के बाद वो जमने लगता है तब हार्ड हो रहा है। स्टार्टिंग में हम इजीली मिक्स कर पा रहे हैं, अगर हमें कॉलम में कंक्रीट डालना है या फिर बीम में डालना है तो उस टाइम पर ले जाते ही वो हार्ड नहीं हो गया है, प्लास्टिक स्टेज में ही रहा, जमना शुरू नहीं हुआ है। तो अगर हमारे काम में आसानी है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको प्लेस करने में, तो कंक्रीट वर्केबल होता है। और इन फैक्टर्स पे वर्केबिलिटी डिपेंड कर रही थी। एफिशिएंसी इन मिक्सिंग प्रपोर्शन, वाटर सीमेंट रेशो, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ फाइन मटेरियल और यूज ऑफ एडमिक्सचर्स। तो ये सब चीज़ों पर वर्केबिलिटी डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया था, जब भी हम मिक्स बना रहे हैं और उसके अंदर से मिक्स के टाइम पे जो कोर्स एग्रीगेट हैं वो अलग हो गए, यानी कि एग्रीगेट, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल डेफिनेशन के लिए आप इतना समझो, दो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं। एक एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं फाइन एग्रीगेट और दूसरा एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो जो कोर्स एग्रीगेट होता है, अगर मिक्सिंग के टाइम पर कोर्स एग्रीगेट अलग होने लगता है, यानी कि जो बड़े वाले एग्रीगेट्स हैं जैसे कि बजरी हुआ, तो वो बजरी अलग होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो जैसे आपको यहाँ पर फिगर दिख रही है, फिगर के अंदर आपको मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कोर्स एग्रीगेट हैं वो सब, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सब अलग से दिख रहे हैं, बजरी अलग आ गई पूरी। तो अगर इस टाइप की कंडीशन हो रही है तो हम उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। अगर अच्छा एक कंक्रीट है तो उसके अंदर सेग्रीगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ज़्यादा सेग्रीगेशन होगा तो हनी कॉम्बिंग हो जाती है। हनी कॉम्बिंग यानी कि कंक्रीट के अंदर कहीं पर बिल्कुल खाली हो जाता है और डेंसिटी वहाँ की कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा, तो वहाँ की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सामर्थ्य कम हो जाएगी। और कंक्रीट की सामर्थ्य कम हो रही है तो यानी कि उसकी लोड को झेलने की शक्ति कम हो गई, अब वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो सेग्रीगेशन हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट, ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ब्लीडिंग भी हमने देख लिया था। ब्लीडिंग जब सीमेंट और सैंड पानी के साथ मिक्स होकर ऊपर आने लगता है, यानी कि पूरा पानी अलग होने लगता है मिक्स से, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। अब एक अच्छे कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक अच्छे कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग से कंक्रीट पोरस होता है और वीक होता है। पोरस, बीच में छोटे छोटे होल्स टाइप हो जाते हैं, और वीक हो जाएगा, इसलिए से ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए किसी भी एक अच्छे कंक्रीट में। अब ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, जो कि अगर हमारा कंक्रीट हमने मिक्स किया है वो
प्लास्टिक स्टेज में है, यानी कि उसने अपनी जो शेप है उस शेप परमानेंट शेप में वो नहीं आया और वो जमा नहीं है, हार्ड नहीं हुआ है। तो जब तक उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं तब तक वो रहता है प्लास्टिक स्टेज में। और जब हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं और वो जमने लगता है, हार्ड हो जाता है, तब उसको बोलते हैं हम हार्डन्ड स्टेज। तो अब जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होती हैं। तो हार्ड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स हार्डन्ड स्टेज। अब कंक्रीट के अंदर 95% 90 से लेकर 95% आ जाती है उसकी सामर्थ्य 28 दिनों के अंदर अंदर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डेजिग्नेटेड एज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब at the age of 28 days when tested with the universal testing machine। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जब हमने शुरू किया था तो वहाँ से हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में भी पढ़ लिया था। यूटीएम में हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट करते हैं। तो अब हमें कंप्रेशन टेस्ट करना है तो हम यूटीएम मशीन के ही पास जाएंगे। तो कंप्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं? 150 mm का क्यूब बना देते हैं, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों 150 mm की रहती है। क्यूब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और दिखाया भी था किस टाइप से क्यूब होता है। या तो क्यूब बना लेते हैं या हम सिलेंडर बना लेते हैं और फिर इनको 28 दिन रखते हैं और 28 दिन के बाद इनकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एज डिस्कस्ड अबव, कंक्रीट इज वेरी लो इन टेंशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेंशन में कंक्रीट वीक होता है और कंप्रेशन में काफ़ी अच्छा होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द एक्सटेंट एंड विड्थ ऑफ क्रैक इन द स्ट्रक्चर। एक अच्छा कंक्रीट क्या होता है? एक अच्छे कंक्रीट के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 1/10 होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, यानी कि 1/10% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। अब कंक्रीट याद रखना, सी से ही कंक्रीट है और सी से ही कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में कंक्रीट सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन जैसे ही टेंशन आएगा तो कंक्रीट टेंशन ज़्यादा नहीं झेल पाता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है उसके अंदर? सिर्फ 7 से 10% के बीच में। टोटल जितनी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 7 से 10% होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। एज पर IS 456-2000, ये जो IS 456-2000 है ये है इंडियन स्टैंडर्ड 456-2000 में इसको रिलीज़ किया था और कोड का नंबर है 456। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कोड है। तो इस कोड के अकॉर्डिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की हम पता लगा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 0.7 FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब देखो यहाँ पर कुछ ग्रेड लिखे हैं कंक्रीट के, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। देखो फर्स्ट में लिखा है M20 से लेकर M25। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है? M का मतलब होता है जब भी हम कोई भी फिगर ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब होता है मिक्स। तो जैसे यहाँ पर M20 है तो मतलब M का मतलब है मिक्स, M20 से लेकर M25। और जो नंबर लिखा है 20 या 25 या 30 या 50, तो ये क्या होता है? ये होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि इस पर्टिकुलर मिक्स में कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी, कितनी संपीड़न सामर्थ्य है, इसको हम बोलते हैं। नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितनी सामर्थ्य है, संपीड़न सामर्थ्य है, और M से हम मिक्स को बता रहे हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ M20 से लेकर 25 तक कितनी होगी? 2.2 न्यूटन पर mm²। M25 से 30 में कितनी होगी? 2.6 न्यूटन पर mm²। 30 से 35 के बीच में कितनी होगी? 2.9 न्यूटन पर mm²। 35 से 50 के बीच में होगी 3.2 से लेकर 3.5 न्यूटन पर mm²। M50 से M60 के बीच में कितनी होगी?
3.5 से लेकर 4.1 न्यूटन पर mm²। यानी कि आप देख रहे हो जहाँ 20% 20 से लेकर 25 तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ सिर्फ 2.2 आ रही है, यानी कि बहुत ही कम है। 7 से लेकर 10% के बीच में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी required for computation of deflections of structural concrete members। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस कंक्रीट का एक हमारे पास प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन होता है कि ओरिजिनल मेंबर कैसा था और लोड लगने के बाद मेंबर के अंदर कितना चेंज आ गया है, ये होता है डिफ्लेक्शन। जब हम इस टॉपिक पर आएंगे तो हम डिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझ लो, कोई भी बीम होता है तो बीम पहले स्ट्रेट शेप में है, लेकिन जैसे ही लोडिंग होती है तो बीम की शेप चेंज होने लगती है, बीम झुक जाता है बीच से। तो बीच से ओरिजिनली जहाँ पर था और अब जहाँ पर आ गया, तो जितना डिस्टेंस, जितना mm हुआ, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डाल देते हैं, तो पहले रस्सी स्ट्रेट होती है जब कोई भी लोड उस पर नहीं होता। अगर हमने टाइटली फिक्स कर रखा है दोनों कॉर्नर से तो वो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन जैसे ही हम लोड लगाते हैं तो वो झुक जाती है, बेंड हो जाती है, और बीच से सबसे ज़्यादा बेंड होती है। तो ओरिजिनल शेप जहाँ पर सेंटर में रस्सी थी और उसके बाद जब लोडिंग हुई तो फिर रस्सी नीचे आ जाती है थोड़ा, तो ये जो गैप आया, ये जो चेंज आया, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन फाइंड करने में किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए, जैसे कि किसी भी बीम के अंदर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से ये फाइंड करते हैं। एज पर IS 456/2000 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड कर रहे हैं 5000 √FC के, ठीक है, 5000 √FC के। अभी पहले फॉर्मूला पढ़ा था, तो इस फॉर्मूला में था टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 0.7 FC के, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 5000 √FC के। अब ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन किलो न्यूटन पर mm²। टेबल दिख रही है आपको, तो इस टेबल में M20 से लेकर M25 तक 30 रहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। M25 से लेकर M30 तक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 31 रहती है, और M30 से लेकर M35 तक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 32 रहती है। फिर M35 से लेकर M50 तक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 33 से लेकर 35 तक होती है। नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशो। When concrete is compressed in one direction, it usually tends to expand in the other two direction perpendicular to the direction of compression। ये बात ऑलरेडी हमें पता है कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि हमने एक हाथ में गुब्बारा लिया और गुब्बारे को हमने दोनों हाथ के बीच में पकड़ा और फोर्स लगाई गुब्बारे में अंदर की तरफ, दोनों हाथों को दबाया, तो अब गुब्बारा क्या होगा? गुब्बारा दोनों जो हमारे हाथ है वहाँ से दब जाएगा, लेकिन साइड से फैल जाएगा। तो जब भी हम ऐसी फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, तो एक डायरेक्शन में तो कंप्रेशन होता है और बाकी की जो दो डायरेक्शन है वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है लेंथ। तो यहाँ पर जो चेंज होता है इन लेंथ्स में, इसको हम नाम देते हैं पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो वेरीज बिटवीन 0.1 फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड 0.2 फॉर वीक कंक्रीट। तो पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या होती है? 0.1 रहती है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए और 0.2 रहती है वीक के लिए।
जनरली पॉइजन्स रेशो की वैल्यू होती है -1 से लेकर 0.5 तक। ये हर एक चीज़ के लिए पॉइजन्स रेशो अगर हम फाइंड करेंगे तो -1 से लेकर 0.5 के बीच में आ जाती है वैल्यू। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें कॉन्क्रीट का पता होना चाहिए। तो कॉन्क्रीट में पॉइजन्स रेशो अगर हाई स्ट्रेंथ का है तो 0.1 होता है, और अगर हल्की स्ट्रेंथ का है, वीक कॉन्क्रीट है, तो उसके लिए पॉइजन्स रेशो 0.2 होता है। पॉइजन्स रेशो का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अब श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होता है? देखो, श्रिंक करने का मतलब होता है सिकुड़ना। तो कंक्रीट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कंक्रीट सिकुड़ता रहता है। द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो जैसे जैसे कंक्रीट सूखता रहता है और हार्ड होता रहता है, तो वैसे वैसे कंक्रीट श्रिंक होता रहता है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होती रहती है। वॉल्यूम मतलब आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को हिंदी में। तो आयतन जैसे जैसे कम होता रहता है तो वैसे वैसे हम बोलते हैं कि श्रिंकेज हो रही है। तो जैसे जैसे ही कंक्रीट सूखने लगता है और हार्ड होने लगता है तो वैसे ही श्रिंकेज की प्रॉपर्टी उसके अंदर आने लगती है। श्रिंकेज में लीड टू सरफेस क्रैक्स। अब जिस भी एरिया के अंदर है, अगर कंक्रीट श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे क्रैक्स आने लगते हैं। तो जब भी आप देखो कि क्रैक्स आ रहे हैं कहीं पर, तो ज़्यादातर रीज़न यही होता है कि कंक्रीट श्रिंक कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, श्रिंक ना करें, क्यूरिंग करते हैं। तराई नाम सुना होगा ना आपने, तराई करते हैं हम बिल्डिंग की। An occurrence of shrinkage crack depends upon the proportions and ingredients of concrete and also environmental conditions. अब shrinkage cracks क्यों आता है? ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में मिक्स किया है, यानी कि सीमेंट कितनी मात्रा में हमने डाला है, वाटर कितने मात्रा में डाला है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये सब हमने कितने कितने अमाउंट में मिक्स किया है। तो ये सब चीज़ें पर डिपेंड करता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। एज पर IS 456/2000 टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ 0.003 इज कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर। तो जब हम श्रिंकेज मान के चलते हैं, कोई भी बिल्डिंग जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें मानना पड़ता है कि कितना हमें श्रिंकेज कंसिडर करना है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम 0.0003 श्रिंकेज मान के चलते हैं कि इतनी श्रिंकेज तो आएगी आएगी। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो श्रिंकेज कैसे होती है कंक्रीट की, जैसे आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रही है। तो यहाँ पर कंक्रीट श्रिंक हुआ। अब डिस्टेंस तो उतना ही था। सपोज एक हमने दीवार बनाई थी या फिर एक कॉलम बनाया था, तो कॉलम की डायमेंशन तो फिक्स ही है, यानी कि लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो तो फिक्स ही है। लेकिन वो जब सिकुड़ने लगा, श्रिंक होने लगा, तो क्रैक आने लग जाते हैं। तो देखो यहाँ पर फिगर में जो क्रैक्स आ रहे हैं, ये किस वजह से हैं? ये श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ये सब कब हो रहा है? जब कंक्रीट हार्ड हो चुका है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्रीप इन कंक्रीट।
As per IS 456-2000, creep is defined as a plastic deformation under constant load or stress. तो कोड के अकॉर्डिंग कोड ने क्या बोला है, IS 456-2000 ने बोला है कि जैसे जैसे हम लोड लगाए रहते हैं किसी भी कॉलम पर, तो इस लोड की वजह से एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है. डिफॉर्मेशन बोले तो डिफॉर्मेशन का मतलब ओरिजिनल शेप जो थी वो ओरिजिनल शेप ना रह के चेंज आ जाता है उसके अंदर. तो ओरिजिनल शेप कुछ और है, अब जब लोड लगा या फोर्स लगी, स्ट्रेसेस आए, तो अब ओरिजिनल शेप नहीं रह के शेप चेंज हो गई. तो जब ऐसा होता है तो हम इसको बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन आ गया है. तो क्रीप क्या होता है, जब कांस्टेंट लोड लगा है, यानी कि लगातार लोड लगा है. जैसे हमने बिल्डिंग बना दी, तो बिल्डिंग अब कितना सारा वेट लगा है इसमें, कंक्रीट का भी तो वेट ही है, इन सब चीज़ों का वेट है. और फिर अगर हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उसमें चीज़ें भी रख ली, सामान रख लिया, स्टोर रूम बना रहे हैं, तो अब ये सब कांस्टेंट लोड लगा रहेगा. तो इस कांस्टेंट लोड से क्या होता है, या फिर स्ट्रेस अगर आ रहा है लगातार, तो इससे क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, यानी कि चेंज आ जाता है शेप में. उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्रीप. तो क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कॉफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन. यानी कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू आनी है डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन. इसको हम जब डिवाइड कर देते हैं तो अलग अलग लोडिंग पर ये फाइंड करते हैं. यानी कि 7 दिन में फाइंड किया, 28 दिन में फाइंड किया, फिर 1 साल बाद फाइंड किया. तो हम अलग अलग टाइम पर इसको फाइंड करते रहते हैं. तो इसको हम बोलते हैं क्रीप इन कंक्रीट. तो यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं, तो टेबल में लिखा है एज एट लोडिंग और फिर क्रीप कॉफिशिएंट. तो 7 डेज, 7 दिनों में कितना होता है, 2.2 क्रीप आ जाता है. अब इसकी कोई यूनिट नहीं है. यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेशो है. रेशो किस चीज़ का है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का और इलास्टिक स्ट्रेन का. तो रेशो में यूनिट कैंसिल हो जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो 2.2 7 दिन के लिए है. फिर 28 दिन पर अगर हम टेस्ट कर रहे हैं अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन को का रेशो ले रहे हैं इलास्टिक स्ट्रेन से, तो ये वैल्यू आती है 1.6. और अगर हम ये 1 साल तक चले जाते हैं, 1 साल में वैल्यू कितनी आती है, 1.1. तो हमारे पास क्रीप इन कंक्रीट ऐसे होता है. प्लास्टिक स्टेज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हार्डन स्टेज में हमने क्या क्या पढ़ा है, जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उसकी टेस्ट करते हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद हमने पढ़ा है टेंसाइल स्ट्रेंथ. हार्ड होने के बाद हम कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करते हैं. फॉर्मूला देखा फिर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का, जो कि होता है 0.7 FCK √FCK. और FCK होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ये क्या होती है, जैसे अभी हमने फार्मूला पढ़ा था M20, M25, M30. तो जो भी M के साथ नंबर होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. यानी कि 28 दिन के बाद अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू लिखी होती है उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 0.7 √FCK. फिर उसके बाद हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमने फॉर्मूला देखा, EC = 5000 √FCK. और फिर हमने पॉइजन्स रेशो पढ़ा. पॉइजन्स रेशो के बाद हमने श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट देखा. और उसके बाद हमने पढ़ा है क्रीप इन कंक्रीट. तो यहाँ हमने सारी प्रॉपर्टीज़ कंक्रीट की कवर कर ली हैं, चाहे वो प्लास्टिक स्टेज में हो, चाहे वो हार्ड होने के बाद हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे कंटेंट को हिंदी में देख लेंगे, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. आई होप कि आपको सब्जेक्ट ईजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ लर्न करने का नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ें समझने की है.
ओके, थैंक यू।